नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। ये वो पाठशाला जहां खबर का चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं और कोई आपको घुमा नहीं सकता। तो सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा। आज सबसे पहले बात होगी कि क्या राहुल गांधी को लगता है महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। यह सुनने में ही अजीब लगेगा, लेकिन यह सवाल पूछने पर हमें राहुल गांधी ने मजबूर किया है कि क्या उन्हें लगता है कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के नौकर थे। आज उसके बारे में बात होगी। वीर सावरकर का वो सच जो आज महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन बताएंगे। राहुल गांधी और हर कांग्रेसी को यह चैप्टर देखना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन वीर सावरकर का सच बताने आए। वो चिट्ठी जिसे पढ़कर राहुल गांधी के होश उड़ जाएंगे, वो चिट्ठी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यूक्रेन को झटका, अमेरिका रूस के साथ खड़ा हो गया है। यह बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है क्या इस पूरे युद्ध में। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को क्या समझाया ऐसा कि यूएस रशिया एक हो गए। आज इसकी भी बात होगी। और फिर इजिप्ट के लंबे चौड़े पिरामिड जो आप देखते हैं, उसके अंदर जब कैमरा गया तो कौन सी चौंकाने वाली चीजें मिली वो बताऊंगा। आज पाठशाला में आपको पिरामिड के अंदर लेकर चलूंगा। जरूर देखिएगा, आपने पिरामिड को बाहर से देखा होगा, लेकिन इन पिरामिड जो इतने भव्य दिखते हैं, इसके अंदर क्या होता है आज आपको पिरामिड के अंदर ले जाकर दिखाऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब को पुलिस ने आज साकेत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आफताब की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी। मामले की जांच के लिए पुलिस आफताब को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी लेकर जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस को आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। इससे पहले कल यानी शुक्रवार को पुलिस आफताब को गुरुग्राम में उसके ऑफिस लेकर जाएगी और वहां के कर्मचारियों से बात करेगी। श्रद्धा मर्डर केस में आज बड़ा खुलासा भी हुआ। सूत्रों के मुताबिक आफताब से पूछताछ में पता चला कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के बाद उसने श्रद्धा का चेहरा छुपाने के लिए उसे जला दिया था। एफएसएल की टीम को आफताब के फ्लैट से खून के धब्बे मिले हैं। यह भी पता चला है कि किराए का मकान लेने के लिए आफताब ने श्रद्धा को अपनी पत्नी बताया था। साथ ही आफताब की 1 या 2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होने की बातें भी निकल कर आ रही। श्रद्धा मर्डर केस में अब आफताब के बहाने कुछ लोग सुर्खियां बटोरने में भी जुट गए। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं तौकीर रजा। इन भाई साहब ने आफताब के लिए तालिबानी सजा की मांग की। तौकीर रजा ने कहा कि आफताब को हमारे हवाले कर दीजिए। उसकी मौत होने पर आफताब को पत्थर मारे जाएंगे उसकी मौत के लिए होने तक, और ऐसी सजा से अपराधों पर रोक लगेगी। वहीं एमएनएस के नेता बाला नांदगांवकर ने कहा है कि आफताब का ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ अपने जन्मदिन पर केक काटकर मुश्किल में फंस गए। दरअसल कमलनाथ ने मंदिर के आकार का केक काटा जिस पर भगवा झंडा और हनुमान जी की तस्वीर लगी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं का अपमान करते आई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ और राहुल गांधी चुनावी हिंदू। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने और मस्जिद के वजूखाने के में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के योग्य उसे माना। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए पेश होने का समन भेजा था। 12 बजे के करीब रांची में ईडी दफ्तर पहुंच गए हेमंत सोरेन। इससे पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा था कि देश में शायद पहला मामला है जब प्रवर्तन निदेशालय किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही है। उनकी सरकार को गिराने की साजिश चल रही है, सब बातें वो कह रहे हैं। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में अब आज का पहला चैप्टर, जिसमें सवाल यह कि क्या राहुल गांधी महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों का नौकर मानते हैं। अब आपको या किसी को भी यह सवाल सुनने में अजीब सा लग सकता है कि क्या राहुल गांधी मानते हैं कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के नौकर थे। लेकिन यह सवाल पूछने पर खुद राहुल गांधी ने मजबूर किया। और आज पाठशाला का यह चैप्टर राहुल गांधी समेत पूरे परिवार, हर कांग्रेसी, हर वामपंथी, या फिर एक तरह से कहूं तो हर भारतीय को देखना चाहिए।
और यह जानना चाहिए कि अधूरा ज्ञान या बिना ज्ञान के बोलना कितना घातक होता है देश के लिए। पहले सुनिए कि हुआ क्या है, फिर डिटेल में सारी बातें समझाऊंगा। दरअसल राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर है, यह तो आपको पता ही है। लेकिन इस यात्रा में वो अपनी राजनीति के लिए कई ऐतिहासिक तथ्य या तो तोड़ मरोड़ कर आधी अधूरी जानकारी के साथ रख देते हैं या फिर अज्ञानता में रख देते होंगे। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में थे, जहां उन्होंने अंग्रेजों को लिखे वीर सावरकर के पत्र को दिखाया, जिसका सार वो बता रहे थे कि यह है कि राहुल गांधी के मुताबिक कि सावरकर ने अंग्रेजों से डर की वजह से माफीनामे पर हस्ताक्षर किए थे। अगर सावरकर नहीं डरते तो हस्ताक्षर नहीं करते। सावरकर ने ऐसा करके महात्मा गांधी और उस समय के नेताओं को धोखा दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा कि मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये वो मोटी मोटी बातें कही। तो एक बार राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए, फिर मैं जरा डिटेल से खोलूंगा। चलो, मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। कि मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल गांधी एक चिट्ठी दिखा रहे थे। आज कुछ चिट्ठियां मैं भी दिखाऊंगा। नेहरू जी के बारे में भी कुछ चिट्ठी होगी, गांधी जी की भी चिट्ठी होगी, दूसरों की भी चिट्ठी होगी, अभी दिखाऊंगा मैं चिट्ठी। लेकिन मोटे तौर पर राहुल गांधी को आपने सुना, वो सावरकर की चिट्ठी को दिखाकर सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दे रहे थे? उन्होंने कहा कि वीर सावरकर, वो वीर नहीं मानते होंगे लेकिन देश तो उन्हें वीर सावरकर ही बुलाता है। राहुल गांधी का जोर था कि उस चिट्ठी में लिखा है योर ओबीडियंट सर्वेंट। इस पर उनका जोर था कि सावरकर ने अपनी चिट्ठी के अंत में लिखा योर ओबीडियंट सर्वेंट वीर सावरकर। उन्होंने कहा कि सर्वेंट लिख दिया, इसका मतलब वो अंग्रेजों के नौकर थे। फिर उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजों की मदद भी कर रहे थे। हालांकि अगर आप योर ओबीडियंट सर्वेंट को देखें तो इसका एक मतलब यह भी है कि आज्ञाकारी सेवक भी होता है। लेकिन राहुल गांधी इसे नौकर बताकर सावरकर को एक तरीके से नीचा दिखाने, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जो वो बार बार करते हैं। उन्होंने सावरकर पर अंग्रेजों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। तो आज इन दोनों पॉइंट्स पर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन पहले जरा योर ओबीडियंट सर्वेंट पे बात करता हूं। यह लाइन याद रखिएगा, योर ओबीडियंट सर्वेंट। राहुल गांधी के मुताबिक चूंकि सावरकर ने लिखा योर ओबीडियंट सर्वेंट, तो वो अंग्रेजों के नौकर हो गए। अब राहुल गांधी को जिस नेता या इतिहासकार ने यह चिट्ठी दी, वो उन्हें यह बताना भूल गया या जानबूझकर बात छुपाई या जो भी हुआ हो, कि उस दौर में एक बड़े और महान नेता हुए जिन्होंने अपनी चिट्ठियों में खुलकर अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पत्र में खुद को योर ओबीडियंट सर्वेंट भी लिखा, जिसका अर्थ राहुल गांधी के हिसाब से नौकर होता है। आप जानते हैं वो नेता, बड़े नेता कौन हैं जो खुद को योर ओबीडियंट सर्वेंट लिख रहे थे? सावरकर की बात नहीं कर रहा। वो नेता थे महात्मा गांधी, जिनके लिए कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो महात्मा गांधी अपनी चिट्ठी में, अंग्रेजों को लिखी चिट्ठी में लिखते थे योर ओबीडियंट सर्वेंट। और आज आपको महात्मा गांधी के कुछ लेटर्स के जरिए बताता हूं कि किस भाषा में उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखे। उनके लिखे गए वाक्य, उनमें चुन चुन कर इस्तेमाल किए गए शब्द, उनके लिखे के पीछे महात्मा गांधी की मंशा, ये सारी बातें आज आपको समझाऊंगा। लेकिन जरा आपको दिखाता हूं कि महात्मा गांधी की वो चिट्ठी जिसमें वो क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये 22 जून 1920 में लिखा महात्मा गांधी का लेटर है।
जो उन्होंने उस समय के वायसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखा था। और जरा इस लाइन को पढ़िए, ये चिट्ठी है, कई पन्नों की चिट्ठी है। इसके आखिर में लिखा है, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सेलेंसीज ओबीडियंट सर्वेंट एम के गांधी। तो कोई राहुल गांधी जी की परिभाषा से चलेगा तो इसका अनुवाद राहुल गांधी वाली परिभाषा से यह होगा कि मैं आपका जीवन भर नौकर रहना चाहता हूं, एम के गांधी। ये राहुल गांधी वाली परिभाषा। अभी इसका असली परिभाषा क्या है, ये क्यों लिखा उन्होंने, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये एम के गांधी लिख रहे हैं, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सेलेंसीज ओबीडियंट सर्वेंट, यानी मुझे ये सम्मान की बात है कि मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट रहा। महात्मा गांधी लिख रहे हैं चिट्ठी, महात्मा गांधी। राहुल गांधी सावरकर की चिट्ठी दिखा रहे थे ना, वीर सावरकर की। कोई दिखाए चिट्ठी, पूछे इसका मतलब क्या है, नौकर होना होता है क्या? राहुल गांधी के हिसाब से तो ओबीडियंट सर्वेंट का मतलब नौकर होना होता है। तो फिर ये क्या, इसमें तो कह रहे हैं कि मुझे ऑनर महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट। अब एक और लेटर दिखाता हूं, यह भी महात्मा गांधी ने लिखा है। यह लेटर महात्मा गांधी ने फरवरी 1920 में ड्यूक ऑफ कनॉट को लिखा, जो ब्रिटिश राजघराने का प्रमुख सदस्य होता था। उसको गांधी जी क्या लिख रहे हैं, पीछे पढ़िए। आई बेग टू रिमेन योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट एम के गांधी। मैं आपका विश्वासजनक सर्वेंट रहना चाहता हूं, मोहनदास करमचंद गांधी। अब फेथफुल सर्वेंट का मतलब राहुल गांधी की परिभाषा में होता है विश्वास करने योग्य नौकर। महात्मा गांधी नौकर थे क्या? राहुल जी क्या कह रहे हैं आप? राष्ट्रपिता को नौकर, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? आपके मन में यह सवाल आएगा क्या राहुल जी? ये पढ़ जैसा वीर सावरकर की चिट्ठी पढ़कर आया था। अब चिट्ठी नंबर 3 देखिए, इसमें महात्मा गांधी अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य का शुभचिंतक बता रहे हैं। यह आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं। आई पुट माई लाइफ इन पेरिल 4 times फॉर द सेक ऑफ द एम्पायर। राहुल गांधी कह रहे थे ना कि वीर सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे, तो इसका क्या मतलब हुआ? महात्मा गांधी खुद लिख रहे हैं कि मैंने तो अपनी जिंदगी 4 बार अंग्रेजों के लिए दांव पे लगाई, एम्पायर के लिए। और वो ऊपर लिखते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू इन माई हम्बल ओपिनियन, नो इंडियन हैज कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर देन आई हैव फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 29 years ऑफ पब्लिक लाइफ। महात्मा गांधी लिख रहे हैं, किसी भारतीय ने इतना आपके लिए नहीं किया होगा जितना मैंने 29 साल तक किया हुआ है। तो क्या इसका मतलब वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, जैसा राहुल गांधी सावरकर के लिए आरोप लगाते हैं? अभी आऊंगा इनके मतलब, मैं अपने मतलब समझाऊंगा। अभी राहुल गांधी वाले मतलब से पूछ रहा हूं। कुछ और चिट्ठियां महात्मा गांधी की दिखाता हूं। भाई अंग्रेजों को लिखा फेथफुल ओबीडियंट सर्वेंट समझ में आया। अब मैं आपको गांधी जी की एक और चिट्ठी दिखाता हूं। ये उन्होंने रूसी राइटर लियो टॉल्स्टॉय को लिखी है। 15 अगस्त 1910 को रूस के मशहूर लेखक विचारक लियो टॉल्स्टॉय को महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी। और अंतिम हिस्से में महात्मा गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय के लिए लिखा, योर फेथफुल सर्वेंट एम के गांधी। अंग्रेजों का तो छोड़िए, राहुल गांधी की परिभाषा के मुताबिक तो कोई पूछेगा कि क्या गांधी जी रूसी लेखक के भी सर्वेंट थे क्या, उनके भी नौकर थे क्या? राहुल गांधी जी की परिभाषा से तो प्रश्न यही उठेगा। लेकिन अभी मैं समझाऊंगा किसका मतलब क्या है। और इतना छोड़िए, अगर किसी का मन महात्मा गांधी की चिट्ठियां देखकर भी ना भरे, क्योंकि हम पाठशाला में बहुत डीप रिसर्च करके लाते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि महात्मा गांधी अपने लेटर्स में योर फेथफुल सर्वेंट या ओबीडियंट सर्वेंट नहीं लिख रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े राजनेता भी इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। यह जो चिट्ठी अब आपके सामने है, यह अब्राहम लिंकन ने लिखी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इनका एक लेटर है 6 अप्रैल 1859 का, अमेरिका की संसद के एक सदस्य हेनरी एल पियर्स को लिख रहे हैं। और इसमें लिंकन, अब्राहम लिंकन आखिर में क्या लिखते हैं, यहां जूम करके दिखाइए, योर ओबीडियंट सर्वेंट अब्राहम लिंकन। 6 अप्रैल 1859 हेनरी पियर्स को लिखा गया है। अब बताइए, क्या अब्राहम लिंकन भी गुलाम बने रहना चाहते थे, नौकर बने रहना चाहते थे राहुल गांधी की परिभाषा के मुताबिक? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका की संसद के सदस्य का नौकर हो गया क्या अगर यह लिख दिया तो? इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की परिभाषा भूल जाइए।
अब मैं आपको अपनी परिभाषा से समझाता हूं। ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं, योर ओबीडियंट सर्वेंट अब्राहम लिंकन, योर ओबीडियंट सर्वेंट एम.के. गांधी, योर ओबीडियंट सर्वेंट सावरकर, दरअसल ये उस दौर की भाषा थी जिसे सामने वाले के सम्मान को बनाए रखते हुए इस तरह की शालीन भाषा में लिखा जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। कितना भी विरोध हो, नाराजगी हो, लेकिन पत्र लिखते समय शालीनता और भाषा की मर्यादा को बनाकर रखा जाता। तो अगर वीर सावरकर के बारे में कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम रिसर्च तो ढंग से की लाइए, क्योंकि यहां तो महात्मा गांधी जी की चिट्ठियां कुछ और ही कह रही। हमारी परिभाषा से महात्मा गांधी जी किसी के नौकर नहीं थे, हमारी परिभाषा से लिंकन भी किसी के नौकर नहीं थे, और हमारी परिभाषा से वीर सावरकर भी किसी के नौकर नहीं थे। अब आपको महात्मा गांधी जी का एक और लेटर दिखाता हूं जो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को लिखा था। जरा इस लेटर के कुछ हिस्से पढ़िए। योर एक्सेलेंसी, as one who has enjoyed a certain measure of your excellency's confidence and as one who claims to be a ये यहां पर शब्द छिप गया कि मतलब मैं आपके लिए समर्पित रहा हूं, और ये पूरी ये एक आपको 6 लाइन का पैरा दिखा रहा हूं। इस 6 लाइन में योर एक्सेलेंसी नंबर 1, योर एक्सेलेंसी 2, योर एक्सेलेंसी 3, योर एक्सेलेंसी 4, 6 लाइन के इस पत्र में, पत्र तो थोड़ा लंबा है लेकिन 6 लाइन के एक पैराग्राफ में गांधी जी 4 बार योर एक्सेलेंसी लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंग्रेजों के आगे झुक गए थे, क्योंकि बताने वाला तो यही बता देगा, 4 बार बताइए, 6 लाइन में 4 बार गांधी जी योर एक्सेलेंसी लिख रहे हैं। लेकिन जरा ऊपर पढ़िए, वी हैव लॉस्ट फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस। ये चिट्ठी गांधी जी लिख रहे थे ये बताने के लिए कि हमारा ब्रिटिश साम्राज्य में विश्वास खत्म हो गया है। तो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन कहने का तरीका यह था कि योर एक्सेलेंसी कह रहे थे। यही चिट्ठी अगर मिल जाए सावरकर की तो कहेंगे देखो कैसे घुटने पे गिरा हुआ। अच्छा, सावरकर जी की माफीनामे की बड़ी का जिक्र होता है। आपको क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में तो पता ही है, जो कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही बिस्मिल जो हैं वो काकोरी कांड के नायक थे, जिसमें ट्रेन से अंग्रेजों का खजाना लूटा गया था। बिस्मिल साहब को अंग्रेजों ने फांसी दी थी, लेकिन बिस्मिल की आत्मकथा में लिखा है कि 6 अप्रैल 1927 को सेशन जज ने फैसला सुनाया। 27 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील हुई। इसमें कुछ सजाएं बढ़ी और एक आध की कम भी हुई। अपील होने की तारीख से पहले मैंने संयुक्त प्रांत के गवर्नर की सेवा में एक मेमोरियल भेजा था, जिसमें प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं क्रांतिकारी दल से कोई संबंध नहीं रखूंगा। इस मेमोरियल का जिक्र मैंने अपनी दया प्रार्थना पत्र में, जो मैंने चीफ कोर्ट के जज को दिया था, कर दिया था। यानी बिस्मिल खुद लिख रहे हैं कि उन्होंने एक दया याचिका लिखी, यानी दया याचिका बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों ने भी लिखी थी, जो हमारे नायक हैं। यानी इस तरह की दया याचिकाओं को आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों से माफी मांग ली, जबकि ये उस वक्त के कानूनी उपायों में से एक था जिसका प्रयोग हमारे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी करते थे कि जेल में सड़ने से अच्छा है कि माफी मांगो, बाहर आओ और देश के लिए जान देनी पड़े तो दो। क्योंकि वीर सावरकर के माफीनामे का बड़ा हंगामा होता है। भाई बिस्मिल साहब भी लिख रहे हैं माफीनामा, कह रहे कभी नहीं करूंगा आगे ऐसा। क्यों? क्योंकि बाहर आओ और देश के लिए कुछ करो। यही सोच वीर सावरकर की भी थी। और जो लोग कहते हैं वीर सावरकर, अरे माफी मांग ली। अरे बॉस, आज आपको नेहरू जी का एक किस्सा सुनाता हूं, या बताऊंगा भी आगे, जिसमें उन्हें जेल से रिहा करने के लिए उनके पिता वायसरॉय को चिट्ठी लिख रहे थे। और कितने दिन जेल में रहे थे नेहरू जी उस वक्त जब वो चिट्ठी लिख रहे थे उनके पिताजी? 12 दिन। 12 दिन भी नेहरू जेल में नहीं टिक सके, जबकि सावरकर 9 साल 10 महीने जेल में रहे, और उस जेल में रहे जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल थी, सेल्यूलर जेल, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में है। ये चारों तरफ समंदर से घिरी है, यानी कोई कैदी यहां से भागने की कोशिश भी करे तो भाग ना सके, डूबकर मर जाए। सोचिए अंग्रेज वीर सावरकर से कितना खौफ खाते होंगे कि ऐसी जेल में बंद किया।
और 9 साल 10 महीने के बाद वो वहां से रिहा हुए, माफीनामा लिखा। तो कहते हैं माफीनामा लिख दिया। अरे बॉस देखिए, माफीनामा कौन लिख रहा था, किसके कहने पर लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, सब लिख रहे थे। और यहां की सजा को काला पानी की सजा कहा जाता था। अभी नेहरू जी के केस में क्या हुआ था आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए। सावरकर को अंग्रेजों ने 25-25 साल कैद की 2 सजा सुनाई थी। उन्हें 4 जुलाई 1911 को काला पानी की सजा में अंडमान भेजा गया। सेल्यूलर जेल में सावरकर को कोठरी नंबर 52 में रखा गया। यह कोठरी 13.5 गुना 7.5 फीट की थी। 9 फीट की ऊंचाई पर एक खिड़की थी। सेल्यूलर जेल में कभी कभी 22-22 घंटे कोठरी के अंदर रखते थे। 22-22 घंटे कैदियों के पैरों में लोहे की बेड़ियां बांधते थे, हाथों में हथकड़ी लगा के रखते थे, जानवर जैसा व्यवहार करते थे। कैदियों को अक्सर कोठरी के कोने को ही शौचालय के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता। कैदियों को कोलू में बांधकर सरसों तेल पेरने का काम करवाते थे, जो वीर सावरकर ने किया। हर कैदी 30 पाउंड यानी करीब 13 किलोग्राम नारियल तेल रोज निकालता था। दिया गया काम नहीं करने पर कैदियों को बुरी तरह से पीटा जाता था। अंडमान में ब्रिटिश अधिकारी बग्गी में चलते थे। वो बग्गी यहां कैदी खींचते थे। इस पहाड़ी इलाके में जब बग्गी नहीं खींच पाते थे तो उन्हें पीटा जाता था। हर महीने सेल्यूलर जेल में 3 से 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी। यह साहब वीर सावरकर ने 9 साल 10 महीने और उसके बाद देश के लिए बाहर आए, जो एक कानूनी उपाय था कि माफीनामा लिखो और बाहर आओ, वरना ये लोग तो यहीं सड़ा देंगे, देश के लिए कुछ कर नहीं पाओ। और उसका तमाशा बनाते हो आप। 9 साल 10 महीने, जरा 10 दिन उस जेल में बिता के दिखाएं वो लोग जो सवाल उठाते। और 10 दिन छोड़िए, मैं 12 दिन का किस्सा सुनाता हूं। नेहरू के जेल जाने का एक किस्सा सुनिए। 1923 में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को पंजाब की नाभा जेल भेज दिया था। नाभा जेल, सेल्यूलर जेल नहीं थी। नाभा में नेहरू एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। जेल के ऐसे कठिन हालात थे कि 2 हफ्ते भी नेहरू जेल में नहीं रुके। नेहरू की रिहाई के लिए उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने तत्कालीन वायसराय को चिट्ठी लिखी। नेहरू की रिहाई के लिए बॉन्ड साइन किया। यह शपथ दिलाई कि नेहरू कभी नाभा में कदम नहीं रखेंगे, नाभा में आएंगे ही नहीं, लिख के दे दिया बॉन्ड में। और 12 दिन में नेहरू की नाभा जेल से रिहाई हो गई। 12 दिन नाभा जेल। और वो जो सेल्यूलर जेल में 9 साल 10 महीने रहे, उन पर सवाल खड़े करने वाले लोग इन्हीं के आसपास से आते हैं। नेहरू ने अपनी किताब एन ऑटोबायोग्राफी में नाभा जेल के किस्से के बारे में खुद लिखा है। नेहरू जी ने लिखा कि मेरे पिता नाभा में मेरी गिरफ्तारी से बहुत परेशान थे। गिरफ्तारी की खबर से बेचैन होकर उन्होंने वायसराय को टेलीग्राम कर दिया। हम में से 3 लोग छूट गए, लेकिन एक चौथा व्यक्ति था जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि उसका क्या हुआ। बहुत मुमकिन था कि वो जेल से ना छूटा, क्योंकि उसके कोई बड़ी जान पहचान नहीं और ताकतवर दोस्त नहीं। बड़ी जान पहचान, ताकतवर दोस्त के जरिए 12 दिन में जेल से बाहर आ जाने वाले लोगों के परिवार के लोग 9 साल 10 महीने सेल्यूलर जेल में जानवरों की तरह पीटे जाने, व्यवहार उनके साथ होता था। वो सब सहने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि तुमने माफीनामा क्यों लिख दिया। और मैंने अभी आपको बताया कि बिस्मिल साहब ने भी लिखा था माफीनामा। यह उस वक्त चल रहा था कि अंग्रेजों के जेल में सड़ने से अच्छा है बाहर आओ। योर ओबीडियंट सर्वेंट लिख दिया तो वीर सावरकर को नौकर बता दिया। महात्मा गांधी ने लिखा तो, अब्राहम लिंकन ने लिखा तो, और जिन सावरकर के बारे में राहुल गांधी आज कुछ भी कह देते हैं, उनकी रिहाई को लेकर महात्मा गांधी ने क्या कहा था, कम से कम गांधी जी को तो पढ़ लीजिए। मई 1920 में गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया में एक लेख लिखा और इस लेख का शीर्षक सावरकर बंधु था। इसमें गांधी जी ने लिखा था कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जेलों में बंद कैदियों को राजशाही माफीनामे का फायदा मिला। गांधी जी कह रहे हैं कि फायदा मिला क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये लोग देश के लिए कर रहे हैं सब। आज जिनके नाम में गांधी है वो उनको नौकर बता रहे सावरकर को। गांधी जी लिखते हैं कि अब भी कई राजनीतिक कैदी हैं जिन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया है। इसमें सावरकर बंधुओं का नाम भी है। हिंसा का कोई अपराध उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ है। तो सोचिए वीर सावरकर कितने वीर रहे होंगे
कि जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था उनको सबसे सबसे कठोर सजा देकर सेल्यूलर जेल में डाला अंग्रेजों ने। कितना खौफ खाते होंगे वीर सावरकर से। और बॉन्ड भरकर 12 दिन में बाहर आ गए थे नेहरू। इंदिरा गांधी ने सावरकर के बारे में क्या कहा था वो भी सुनिए। छोड़िए किसी की मत सुनिए, कम से कम इंदिरा जी की तो सुन लीजिए। यह भी राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए। 20 मई 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक संस्था के सचिव श्री पंडित बाखले को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को भारत का महान सपूत बताया। इंदिरा जी ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। राहुल गांधी जी सुनिएगा, इंदिरा गांधी जी लिख रही हैं, आपकी दादी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वीर सावरकर की हिम्मत भरी ललकार का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम स्थान है। मैं भारत के इस असाधारण बेटे की जयंती की शताब्दी वर्ष के जश्न की सफलता की प्रार्थना करती। इंदिरा गांधी वीर सावरकर को सेलिब्रेट कर रही हैं, असाधारण बेटा बता रही हैं भारत का, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका स्थान बता रही हैं, उनकी हिम्मत भरी ललकार का जिक्र कर रही हैं। और आज राहुल गांधी योर ओबीडियंट सर्वेंट, जो उस वक्त का चलन था लिखने का, उसको दिखाकर कहते हैं वीर सावरकर तो नौकर था अंग्रेजों का। ऐसी ऐसी चिट्ठियां हैं गांधी जी ने लिखी जिसमें वो अंग्रेजों को लिख रहे हैं कि हमने आपके लिए इतना किया, मेरा बस चले तो मैं कहूं कि इस देश के सारे लोग जो हैं वो अंग्रेजी एम्पायर के साथ करना। मतलब उसको थोड़ा सा पढ़िएगा, शुरू में तो लगेगा कि अरे भाई, if I could make my countrymen retrace their steps, I would make them withdraw all the Congress resolution. वो अंग्रेजों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगले ही 4 पंक्ति के बाद कहते हैं कि लेकिन अब बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो इस देश का चाहता है कि अपना राज हो और मैं भी इसमें शामिल। तो कोई उतना सा हिस्सा उठा के निकाल के दे दे कि गांधी जी तो कह रहे थे कि अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। जिन लोगों ने देश के लिए इतना किया, कम से कम फैक्चुअली तो चलिए उनके साथ। कुछ नहीं दे सकते उनको, सम्मान तो दे दीजिए। अगली बार वीर सावरकर के बारे में बोलने के पहले पढ़िए, लिखिए। पाठशाला में अब यूक्रेन युद्ध का चैप्टर, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि यूक्रेन युद्ध के बीच कैसे अमेरिका रूस के साथ खड़ा हो गया और पीएम मोदी ने बाइडेन को क्या समझाया कि अमेरिका और रूस एक हो गए। यह सुनकर आप हैरान होंगे, आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका और रूस एक हो जाएंगे। भाई अभी तक तो अमेरिका कह रहा था रूस के खिलाफ, हर चीज हर बयान रूस के खिलाफ। ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका रूस के साथ खड़ा हो गया? लेकिन कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 8 महीने से युद्ध चल रहा है, अमेरिका लगातार यूक्रेन को भड़का रहा है, पीछे से पंप कर रहा है, लड़ो लड़ो रूस के खिलाफ। और अब वही अमेरिका रूस के साथ खड़ा दिखे कैसे? उसे हथियार और पैसे देकर युद्ध को खींच रहा है और सब ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के पैसे और हथियार से यूक्रेन रूस से जीत जाएगा। लेकिन अमेरिका ने तो कुछ ऐसा कर दिया है कि जिससे यह पता नहीं चल रहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है या अब रूस के साथ है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी का बयान दिखाता हूं। अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम है जनरल मार्क मिली, जो अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। जनरल मार्क मिली ने कहा है कि यूक्रेन का एरिया बहुत बड़ा है, खेरसोन और खार्किव छोटे इलाके हैं। यहां से रूसी सेना के हटने का मतलब यह नहीं कि यूक्रेन रूस को आसानी से खदेड़ देगा। रूस की सेना को यूक्रेन से खदेड़ देने का काम यूक्रेन की सेना के लिए बहुत मुश्किल है। यह तभी होगा जब रूस की सेना कमजोर हो जाए और मर जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। निकट भविष्य में यूक्रेन की सेना के जीतने की संभावना बहुत कम। यानी अमेरिकी सेना का जनरल कह रहा है कि यूक्रेन तुम ना कूदो, तुम रूस को नहीं हरा सकते। रूस ने जहां से सेना कुछ पीछे लिए, इसका मतलब तुम्हारी जीत नहीं हुई है। अमेरिकी सेना का जनरल बता रहा है कि रूस हार ही नहीं सकता यूक्रेन से। अमेरिकी सेना का जनरल बता रहा है कि रूस जो है वो स्ट्रैटेजी के तहत ये सब कर रहा है।
ये अमेरिका बता रहा है भाई, जिसकी मीडिया, जिसके सारे लोग इतने दिन से यही बताने में लगे हुए थे रशिया तो खत्म, यूक्रेन खत्म कर देगा। आज उसका जनरल खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं नहीं बॉस, यूक्रेन के भूते का नहीं है रशिया को हराना, और ना ये रशिया हार रहा है। ये कैसे हो गया भाई? अभी बताऊंगा। जनरल मार्क मिली ने यूक्रेन को सावधान भी किया, आगे सुनिए। सावधान करते हुए इन्हीं जनरल ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर किया हुआ, यह इलाका करीब 900 किलोमीटर, लेकिन यह यूक्रेन की जमीन का छोटा सा हिस्सा नहीं है। मार्क मिली ने कहा कि रूस अपनी सेना का मोबिलाइजेशन कर रहा है, अतिरिक्त सेना को जोड़ रहा है, रूस खुद को ज्यादा मजबूत कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना के पास अब भी लड़ाई के लिए काफी पावर है। अमेरिकी जनरल बता रहा है कि रूस और पावरफुल होकर लौटने वाला है। तो यूक्रेन जो तुम उछल रहे हो, हरा दिया हरा दिया हरा दिया, क्योंकि इनके अंदर भी वही इमरान खान वाली आत्मा रहती है। खुद ही मिसाइल मार दिया पोलैंड पे और बोल दिया कि अरे भैया देखो देखो रूस ने मार दिया। उसमें भी मैंने आपको बताया कि कैसे अमेरिका ने कहा कि सुनो, रूस ने नहीं मारा है, लग रहा तुमने ही मार लिया। जैसे इमरान खान को गोली लगी, लोग कह रहे हैं कि खुद ही चलवा ली। ये भाई भी समर्थन लेने के लिए खुद ही, और अब ये आ गया अमेरिका कह रहा है कि रूस नहीं हार रहा है। ये कैसे हुआ? ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया अमेरिका? दरअसल अमेरिकी जनरल की यह चेतावनी ऐसे टाइम पर आई है जब जेलेंस्की बहुत उछल रहा है। खेरसोन से रूस की सेना पीछे हट रही है और जेलेंस्की एकदम ओह बल्ले बल्ले, वो यहां तक कह दे रहे हैं कि खेरसोन से रूस की सेना का हटना यह बताता है कि यह युद्ध के खत्म होने की शुरुआत है। जेलेंस्की ने आगे कहा कि युद्ध की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लोग घायल हुए हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई है, कई भीषण लड़ाई हुई है और उसका नतीजा आज आप खेरसोन इलाके में देख रहे हैं। मतलब भाई ने खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने ये लड़ाई जीत ली है, रूस पीछे जा रहा है, अब युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं, अगर लीडर जो है वो कॉमेडियन रहा हो और लीडर बन जाए तो क्या होता है, ये भारत को भी सीखना चाहिए। हमारे यहां भी सीखने के लिए भाई, बहुत लोग बहुतों को सपना देख रहे हैं पीएम बनाने का। देख क्या होता है, कॉमेडियन पीएम बनता है। ये हाल किया हुआ है उसने, और अब नाटक कर रहा है कि हम जीत रहे हैं। अमेरिका कह रहा है हेलो, तुम नहीं जीत रहे हो। खेरसोन में रूस की सेना को पीछे हटाकर यूक्रेन को यह लग रहा है कि वो ये युद्ध जीत सकता है। इसी वजह से यूक्रेन के तेवर भी बदल गए। हाल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से बातचीत से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि अमेरिका ने भी जेलेंस्की पर बातचीत का दबाव बनाया, लेकिन जेलेंस्की ने रूस से बातचीत के लिए शर्तें लगा दी। ऐसी शर्तें जिससे रूस साफ तौर पर इनकार ही करेगा, यह तय है, और बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। शर्तें आपको बताऊंगा कि जेलेंस्की ने बातचीत के लिए शर्तें क्या रखी। या तो आप अपना माथा पीट लेंगे या हंसते हंसते गिर जाएंगे। यह आदमी जिसका देश बर्बाद हो रहा है, जिसके घर में बिजली नहीं है, लोग तबाह हो रहे हैं, यह आदमी सुनिए जरा शर्त क्या रख रहा है कि मैं तुमसे रूस से बात तब करूंगा जब यूक्रेन के इलाकों को खाली करना शुरू करोगे, यूक्रेन को हुए नुकसान क्षतिपूर्ति करोगे। भाई का कॉन्फिडेंस देखिए। ये रशिया को सिर्फ ये नहीं कह रहा कि तुम पीछे जाओ, ये भी कह रहा है कि तुमने जितना नुकसान किया है इसका बिल भी तुम भरोगे। हर कथित युद्ध अपराधी को सजा दोगे, मतलब अपने यहां के लोगों को यह सजा देंगे। भाई साहब, इनके कहने पर पुतिन जो है वो अपने यहां के सैनिकों को और बाकी लोगों को सजा देंगे। इतना ये घबरा गए होंगे यूक्रेन से। ये गारंटी दो कि रूस फिर कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। इनको गारंटी भी चाहिए। बॉस, तुम्हारा देश बचेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तुम रशिया से गारंटी मांग रहे हो कि तुम हमको गारंटी दो कि फिर कभी नहीं आओगे। कोई भी ये शर्तें देखेगा तो यही कहेगा ना कि जेलेंस्की तुम भाई खेल कर रहे हो, अब तुम सीरियस नहीं हो युद्ध खत्म करने को लेकर। क्योंकि ये शर्तें कोई सुनेगा तो कहेगा ये रूस मानेगा, ये चुन्नू सा पाकिस्तान ना माने, ये रशिया मान जाएगा। फिर भी जेलेंस्की माहौल बनाने में जुटे। लेकिन अब अमेरिका को भी लग रहा है कि पुतिन को पीछे हटाना आसान नहीं। इसलिए इशारों इशारों में जेलेंस्की को अमेरिका बता रहा है कि पुतिन के सामने कोई चांस नहीं है, समझ लो। और इसलिए अब जेलेंस्की लगातार युद्ध पर दुनिया को गुमराह कर रहा है। और इसका ताजा उदाहरण पोलैंड पर हुआ मिसाइल हमला है। पोलैंड पर हुए मिसाइल हमले के तुरंत बाद जेलेंस्की ने इसका आरोप रूस पर मढ़ दिया। जेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें इस पर कोई शक नहीं
कि यह यूक्रेन की मिसाइल नहीं है और यह युद्ध को भड़काने की साजिश है। जेलेंस्की ने कहा है कि नेटो देश पर अटैक कर रूस ने बड़ी गलती कर दी है। जेलेंस्की ने अपनी बातों को मजबूती देने के लिए कहा कि उन्हें यूक्रेन की सेना ने यह जानकारी दी है। जेलेंस्की का यह दावा तीसरा युद्ध करवाने के लिए बहुत था। हालांकि नेटो देशों और खासकर अमेरिका ने संयम से काम लिया। शुरुआती जांच में ही जेलेंस्की का झूठ पकड़ में आ गया। पोलैंड में जो मिसाइल गिरी थी वो यूक्रेन की निकली। रूस पर जवाबी हमले के दौरान यह मिसाइल पोलैंड में जाके गिर गई और आदमी देखिए इसका कॉन्फिडेंस। इससे अंदाजा लगाइए कि कितना चीज झूठ बोला होगा पहले। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल दे रहा है जिससे यह समझ रहा है कि नेटो देश एक्टिव हो जाएंगे, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। उसमें यह झूठ बोल दे रहा अपनी मिसाइल डालकर, देखो देखो रूस ने मार दिया। तो पहले सोचिए इसने क्या किया होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि पोलैंड पर हमला रूस ने किया। यहां तक कि जब जो बाइडेन ने जेलेंस्की के दावे के बारे में उनसे पूछा गया जो बाइडेन से, तो उन्होंने इसे एक कदम एकदम से खारिज कर दिया और कहा कि यह कोई सबूत नहीं है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि पोलैंड में जो रॉकेट गिरा वो पुराने सोवियत जमाने का S-300 रॉकेट था जिसे यूक्रेन के एयर डिफेंस ने फायर किया। देखिए पश्चिमी देश अब इसलिए भी यूक्रेन से पीछा छुड़ा रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी आर्थिक हालत लगातार बिगड़ रही है। तो उनको दिख रहा है भाई नहीं चल पाएगा। ये आदमी जो है ये झूठ सच कर रहा है। इसको पंप करके हमने सोचा कि रशिया को हिला देंगे, इनको लगा था सब आ जाएंगे हमारे साथ। अब दिक्कत क्या हुई कि इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया के साथ खड़ा हो, और इंडिया आज की डेट में वो पावर है कि वो जिधर है उधर पलड़ा भारी है। इसलिए रशिया जो है वो टिका हुआ है। अब अमेरिका को लग रहा है कि रशिया के चक्कर में हम गिर रहे हैं, मतलब अमेरिका गिर रहा है। लेकिन उनकी बुद्धि खुद नहीं खुली है। इतनी बुद्धि भी खुद खुल जाती तो समझ में आता। भारत ने इन देशों को समझाया था कि बॉस अभी युद्ध का वक्त नहीं है, तब जाके बुद्धि खुल रही है। यूक्रेन जिस अमेरिकी हथियारों और मदद के दम पर रूस को चुनौती दे रहा है, उस अमेरिका की आर्थिक हालत भी खराब है। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले देशों की सरकारों को घर में अपनी जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है क्योंकि लोग महंगाई, मंदी सबसे परेशान चल रहे हैं। ऐसे में यह साफ नहीं कि यूक्रेन को जो अब मिलिट्री और आर्थिक सहायता मिल रही है वो चल कब तक पाएगी। इसी साल अक्टूबर में जर्मनी और इटली में हुए एक सर्वे में सामने आया कि इन देशों में यूक्रेन के पक्ष में पब्लिक सपोर्ट में गिरावट आई है क्योंकि जिसकी खुद की जिंदगी खतरे में हो, जिसका खुद का घर नहीं चल रहा, खाने को नहीं है, वो क्या बैठ के यूक्रेन के लिए बोलेगा। तो वहां जहां जो लोग मदद कर रहे थे, जो देश मदद कर रहे थे, वहां लोग ही कह रहे हैं कि बॉस पहले हमको देखो, उसको बाद में देखना। वो उसको जिसको देखना है वहां पर वो खुद जो है नाटक कर रहा है, तुम छोड़ो उसका नाटक, पहले हमको देखो। लेकिन ये बुद्धि भी तब आई जब नरेंद्र मोदी ने वहां G20 समिट में या रशिया को समझाया, पुतिन को समझाया कि बॉस ये युद्ध का वक्त नहीं है। G20 के उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि ये युद्ध का वक्त नहीं है जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे। बाइडेन बाकी लोगों को समझाया है, बॉस हेलो, हम तो ब्राइटेस्ट स्पॉट है, हमको तो छोड़ दो, हम तो चल जाएंगे, इंडिया चल जाएगा, तुम अपना सोचो क्या कर रहे हो। तब जाके इन लोगों के थोड़े फ्यूज में करंट दौड़ा है। जेलेंस्की जिस तरह से उत्साहित है, उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आने वाली सर्दियां बहुत भारी होंगी। आने वाली सर्दियां जेलेंस्की की सारी गर्मी निकाल देगी। यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली, पानी की सप्लाई ठप है। यूक्रेन के करीब 1 करोड़ लोग इमरजेंसी ब्लैकआउट से प्रभावित हो रहे हैं। यूक्रेन खुद पहले मान चुका है कि देश के 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस बर्बाद कर चुका है। जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि यूक्रेन के कई शहरों में बिजली, पानी, हीट का इंतजाम ही नहीं है। इंटरनेट ट्रैफिक जो होता है वो 2/3 गिर गया है। भाई जिनका जिंदा रहने का हिसाब नहीं, वो क्या इंटरनेट पे सर्च करेंगे। जेलेंस्की का पुराना वीडियो देखते होंगे तो गुस्सा आता होगा, मोबाइल फोड़ देने का मन करता हो, किसको बना दिए। अमेरिका ने यूक्रेन को चेताया है कि पुतिन यूक्रेन को ठंड में फ्रीज करने की साजिश कर रहे हैं जिससे यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे। नेटो के जनरल सेक्रेटरी भी कह चुके हैं कि ये चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के लिए आने वाले महीने बहुत मुश्किल होने वाले, इसलिए रूस की सेना की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि खेरसॉन से पीछे हटना पुतिन की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इससे रूस की सेना सर्दियों के लिए खुद को तैयार करने, नई रणनीति बनाने, सैनिक और संसाधन जुटाने का वक्त पालेगी ताकि सर्दियों के खत्म होने पर
फ्रेश तरीके से हमला कर सके। तो रूस खुद को तैयार कर रहा है और ये यूक्रेन वाले भाई साहब जो हैं वो कूद रहे हैं कि देखो देखो हमने पीछे कर दिया। कभी तो थोड़ा सा लगाना पड़ता है क्योंकि देश की बात है। खैर, पाठशाला में अब आपको इजिप्ट के पिरामिड के अंदर लेकर चलता हूं। इन पिरामिड में जब कैमरा गया तो क्या क्या चौंकाने वाली चीजें मिली, आज जरा देखिए। आप सबने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सुना होगा जो हजारों साल पहले बनाए गए थे। हम सब ने पिरामिड की तस्वीर तो देखी ही देखी है। कितने लोग प्रोग्राम बना लेते हैं, अरे यार बहुत सुंदर पिरामिड लग रहा है, जाके देखना है एक बार। इन पिरामिड्स की तस्वीर भी आपने देखी होगी। आज आपको दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड के अंदर भी लेकर चलूंगा। पिरामिड का एक एक कोना आपको अंदर से दिखाऊंगा, साथ ही आपको पिरामिड्स की कहानी भी बताऊंगा कि ये पिरामिड थे क्या। आज उस राजा और उसकी एक मम्मी के बारे में बताऊंगा। मम्मी मतलब माता जी नहीं, मम्मी नहीं, मम्मी, वो जो लपेटे रहते हैं। वो राजा जो 9 साल की उम्र में राजा बना और 18 साल में मर भी गया, लेकिन उसकी मम्मी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इजिप्ट में बने सारे पिरामिड में से गीजा का पिरामिड काफी मिस्टीरियस माना जाता है। यह सबसे बड़ा पिरामिड भी है। अब आपको गीजा के पिरामिड को अंदर से दिखाता हूं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गीजा के पिरामिड का वर्चुअल टूर तैयार किया है। मतलब आप घर बैठे बैठे इस पिरामिड के अंदर जा सकते हैं। इसके जरिए पिरामिड का कोना कोना देखा जा सकता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपको उसके अंदर, पिरामिड के अंदर जाएंगे तो कैसा दिखेगा, यही दिखेगा बॉस, एग्जैक्टली यही। इस एनिमेशन या वीडियो में आप गीजा के पिरामिड के अंदर के हिस्से को देख रहे हैं। पिरामिड के अंदर कैसे भूल भुलैया जैसे रास्ते बने हुए हैं, कई फ्लोर बने हुए हैं जिन पर जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई हैं, बेहद संकरी सुरंग जैसे रास्ते भी बने हुए हैं जिनसे होकर उन कमरों तक पहुंचा जा सकता है जहां राजाओं के लिए सामान रखा जाता था। मतलब पिरामिड के अंदर अलग अलग फ्लोर है, कमरे बने हुए हैं, मूर्तियां जैसी दिख रही हैं। आप देखिए वहां पर बाकायदा रूम दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है टनल जैसा, सीढ़ी, अभी ये देखिए सीढ़ी बनी हुई है, सब कुछ है पिरामिड के अंदर। जो आप बाहर से देखते हैं बस ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय आकृति है। इन्हीं कमरों में राजाओं की मम्मी, ताबूत रखे जाते थे। अच्छा, पिरामिड में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के लिए भी कमरे बनाए जाते थे जहां पर उनके शव को रखा जाता था। पिरामिड के अंदर दीवारों पर राजाओं की विशाल प्रतिमा भी लगाई जाती थी। दीवारों पर कलाकृतियां भी बनाई जाती थी जिन पर मौत के बाद के जीवन को दर्शाया जाता था। मतलब पिरामिड अपने आप में एक अलग दुनिया है जहां प्राचीन इजिप्ट के राजाओं और उनके राज आज भी दफन है। इजिप्ट दुनिया के सबसे पुराने देशों में से, इसकी सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। इजिप्ट के राजाओं को फराओ कहते थे। फराओ, हमने यहाँ राजा कहते हैं, वहां फराओ कहते थे। और जितने भी पिरामिड इजिप्ट में बनाए गए हैं वो फराओ यानी राजाओं की कब्र है। ये जो आप देख रहे हैं ये राजाओं की कब्र है। लेकिन कब्र के लिए पिरामिड क्यों बनाते थे, ये आपको जानना चाहिए। इजिप्ट के राजाओं को उम्मीद होती थी कि मौत के बाद वो देवता बन जाएंगे और इसी की तैयारी के लिए इजिप्ट के राजाओं ने मंदिर बनवाए और खुद के लिए बड़े बड़े पिरामिड तैयार करवाए। इन पिरामिड्स में वो सारी चीजें होती थी जो मौत के बाद उनको लगता था कि काम आएंगी। मतलब उनको मौत के बाद की जिंदगी पर भरोसा था और इसलिए सारा सामान पिरामिड के अंदर रख लेते थे, कमरा वमरा बना के, परिवार के लोगों को भी वहीं, कि सब एक साथ रहेंगे मरने के बाद भी, और जो जो सामान चाहिए होगा सब मिलेगा। इन पिरामिड्स में राजाओं की जरूरत का सारा सामान होता था। यहां तक कि राजाओं का खजाना भी पिरामिड में रख देते थे कि ये वहां भी इस्तेमाल करेंगे। राज परिवार के सदस्यों के लिए भी पिरामिड बनाए जाते थे। इजिप्ट में उस समय राजाओं का मानना था कि त्रिकोण नुमा पिरामिड के सभी कोने बराबर होते थे। यहां एक खास तरह की ऊर्जा आती थी जिससे पिरामिड में रखे शव लंबे समय तक खराब नहीं होते थे। प्राचीन इजिप्ट पर लगभग 30 राजवंशों ने शासन किया और इनमें कुल मिलाकर 170 राजाओं ने शासन किया। सभी राजाओं ने अपने लिए कब्र यानी पिरामिड बनवाई थी। अभी तक इजिप्ट में 138 पिरामिड का पता चला है, जिनमें गीजा शहर में राजा कुफू का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। इसे ही गीजा का पिरामिड कहते हैं और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल है।
इजिप्ट के पिरामिड्स के रहस्य का आज तक पता लगाया जा रहा है। पिरामिड में रखी न जाने कितनी ममीज आज तक मिल चुकी हैं और सबसे प्रसिद्ध ममी है 9 साल के राजा तूतनखामेन की, जो इजिप्ट का दूसरा सबसे छोटा राजा था। तूतनखामेन इजिप्ट के 18वें राजवंश का 11वां राजा था। 9 साल की उम्र में तूतनखामेन को राजगद्दी मिल गई थी। 9 साल तक शासन करने के बाद तूतनखामेन की मौत हो गई, यानी 18 साल की उम्र में। तूतनखामेन के बारे में कहा जाता है कि उसके पास रहस्यमयी ताकतें थी। तूतनखामेन का मकबरा इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स में बनाया गया था। तूतनखामेन का इजिप्ट के लोग देवता मानते थे। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने तूतनखामेन की कब्र खोजी थी। कब्र के अंदर एक कमरे में तूतनखामेन का ताबूत भी मिला। ताबूत खोला तो उसके अंदर एक और ताबूत मिला। उसे खोला तो उसके अंदर सोने का ताबूत मिला, जिसके अंदर तूतनखामेन की ममी थी। लगभग 3000 साल के बाद भी तूतनखामेन की ममी एकदम सुरक्षित थी और उस पर तेल लगा हुआ था। तूतनखामेन की कब्र के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। जैसे जब 1922 में कब्र को खोदने का काम चल रहा था तो मिशन से जुड़े कई लोगों की मौत हो गई। कब्र खोदने के मिशन पर पैसा लगाने वाले ब्रिटिश अरबपति लॉर्ड कॉर्नरवॉन की मच्छर काटने से मौत हो गई। इन सारी मौतों का कारण तूतनखामेन का श्राप का नतीजा बताया गया था। लेकिन पाठशाला में एक ये घंटी भी बज जाती है, टन 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 बज गई घंटी। तो आज की पाठशाला में यहीं तक। कल रात 8:50 पर फिर होगी मुलाकात। समय पर अटेंडेंस, समय पर क्लास शुरू होगी। नमस्कार।